हेलो फ्रेंड्स, मैं मिनी अग्रवाल। अभी मैं डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे मैं इस मुकाम तक पहुँची, और आगे आगे भी अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो अभी तक की जर्नी मैं इस मंच के माध्यम से, हिम्मत वाली लड़की के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली में पैदा हुई, जहाँ पे लड़का होना काफ़ी ज़रूरी होता था। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ अपनी मम्मी पापा की। आई एम यंगेस्ट डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। हम मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और मेरे कोई भाई नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैक एंड पे ये था कि मुझे खुद को साबित करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। एक लड़की होना अलग बात थी। मैं फिजिकली भी लोगों से कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा मैं ये नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे साथ रही हो, लेकिन हाँ, कुछ अलग था मेरे साथ। मुझे कुछ अलग करना था और कुछ अलग बनना था। इसके लिए शायद ईश्वर ने कुछ अलग मुझे दिया। तो स्टार्टिंग में मेरे लेग्स बैंड थे। मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थी, और अदर एक्टिविटीज़ में मैं काफ़ी अच्छी थी। मेरी स्टार्टिंग की लाइफ बैंड होने के बाद मैं अलग चलती थी। जब मैं 11 साल की हुई तब मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद मेरी जीवन में एक नया मोड़ आ गया। एक ऐसा मोड़, मेरा जीवन सिर्फ एक पलंग तक सीमित रह गया, और जिसमें मेरे मम्मी पापा को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं 8 साल तक पूरी तरीके से पलंग पे थी। मेरी जो एजुकेशन हुई है पूरी पलंग पे हुई है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। हाँ, लेकिन अंदर की एक आवाज़ थी, कहीं ना कहीं एक अंदर से कुछ चीज़ होती है ना, वो बोल रही है नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। दर्द इतना था कि मतलब मैं अपने पैर को मूव भी नहीं कर सकती थी। मतलब चलना तो दूर की बात, मेरा पूरा काम पलंग पे ही था। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं मैं एक बार, मेरे पापा बोल रहे थे बस इसका दर्द मुझे दे दो। मुझे इतना दर्द था कि उस समय मैं इंतजार कर रही थी कि मैं मर जाऊं। कई बार ख्याल आया कि ईश्वर मुझे उठा ले बस। लेकिन कहते हैं ना कि एक ईश्वर है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के अच्छे कर्म, या फिर मैं अच्छा सोचती थी। उस टाइम पे भी मेरे विचार ये होते थे, मैं ये सोचती थी मतलब पलंग पे बैठ के भी, कि मैं एक बहुत बड़े मंच पे मैं कह रही हूँ और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उस टाइम पे जो अब मैंने बुक पढ़ी, वो मैं अपनी लाइफ में उस समय से कर रही थी। तो वो मेरे जीवन में एक अच्छा पॉइंट रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मैं उस समय भी होप नहीं खोई। तो 4 ऑपरेशन उसके बाद जब मैं 18 ईयर्स की हुई, 19 ईयर्स की हुई, मैंने पीएमटी भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी प्लानिंग से ज्यादा बेटर ईश्वर की प्लानिंग होती है। मैं शायद डॉक्टर बनती तो बहुत खराब डॉक्टर बनती, मैं लोगों का खून भी नहीं देख सकती हूँ। तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मुझे याद है, एक बार ये बात मैंने कभी नहीं बोली है, क्योंकि मुझे एक चीज से बहुत नफरत है, वो है दया। बचपन से बहुत सारे लोग आते हैं, दया करते हैं, मतलब मुझे इतनी चिढ़ है इस दया शब्द से कि, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझ पे कोई दया मतलब मुझ पे या किसी भी व्यक्ति पे कोई दया करने लायक है। ईश्वर के अलावा कोई दया कर भी नहीं सकता है। तो बचपन से इस शब्द से मुझे बहुत चिढ़ थी। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एक बार जब मैं ऑपरेशन के लिए मुंबई गई थी, मुंबई में ही मेरे ऑपरेशन हुए हैं सारे। तो उसमें किसी ने मुझसे कहा, मेरी फैमिली में से ही, कि एक सड़क पे कोई व्यक्ति उससे ट्रॉलिंग कर रहा था। ऐसे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मैं 9th क्लास में थी, लेकिन इतनी छोटी नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब मुझे इतना दुख हुआ, 10 दिन तक मैं रोती रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ अलग है तो ऐसा नहीं होता है। मतलब फॉर्चुनेटली, मतलब ईश्वर की कृपा रही कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं इतना दुखी नहीं हुई कि बिल्कुल एकदम गर्त में गिर गई हूँ। तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपना आसमान लेके पैदा होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके पैदा होता है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा दया या हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो उसके बाद बस मैंने तैयारी शुरू करी। नहीं पता था कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी। जब मैं कोचिंग गई, कोचिंग में भी मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा मुझसे सब लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं। मतलब लोग ज़मीन से शुरू करते हैं, मैंने ज़मीन के नीचे से शुरू करा था।
तो मैं नरीन सिंह सर जो हमारे मैनेजर थे वहाँ पे, जो ओनर थे कोचिंग के, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे लगता है मेरा तो होगा ही नहीं, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार है। और मेरी हिंदी में एक पेज में लगभग 8-10 मिस्टेक होती थी, मतलब मुझे हिंदी लिखना ही नहीं बनता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी हिंदी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आज ऐसा लग रहा है आपको कि आप सबसे नीचे हो, लेकिन कल आज से 4 महीने बाद आप सबसे ऊपर होगे। और सीरियसली यही हुआ। मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है। मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मतलब लोग आते थे, पूछते थे बहुत सारे मेरे फंक्शंस हुए, मतलब फैमिली फंक्शंस हुए, उन फंक्शंस में भी मैंने कभी अटेंड नहीं करे। मेरी खुद की दीदी की शादी थी, मैं उसमें भी सिर्फ एक ही दिन के लिए गई थी। तो ऐसा रहा कि एक इस हद तक जुनून था कि नहीं, किसी भी कीमत पे करना ही है, किसी भी कीमत पे बनना ही है। तो और फिर उसके बाद मैं लगातार प्री मेंस इंटरव्यू देती रही, बट इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स हमारे नहीं आ रहे थे। 2012, 13, 14, मतलब 2013 में मैंने तैयारी शुरू करी, उसके बाद 2016 में हमारे रिजल्ट्स आए हैं। जबकि प्री मेंस इंटरव्यू, मतलब मैंने 7 बार इंटरव्यू दिए और रिजल्ट मतलब सबके 15, 16, 17 सारे रिजल्ट्स एक ही टाइम पे, इसी टाइम पे आए हैं। तो उसके बाद ये रहा कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो सब लोग यही बोलते थे कि क्यों कर रही है तैयारी, मतलब मेरी मम्मी से बोलते थे कि इसको कुछ और बनाना चाहिए, मतलब इसकी फिजिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि ये करे, पकड़ के चलती है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारा। मेरा बैंक में भी मैंने दिया, बैंक पीओ का मेरा सिलेक्शन होने वाला, मतलब 1 मार्क्स से रह गया था, बट मैंने फिर दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे यही करना है, यही बनना है, मुझे अधिकारी ही बनना है। तो ऐसा रहा कि तैयारी करते रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड का हुआ। बट हमारी जो संयुक्त स्टडी रही, हमारी जो साथ में जो हम पढ़े, उसके कारण ही मुझे लगता है सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सेकेंड क्लास पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। और उसमें मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी, अमरजीत को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा रहा कि मैं बहुत सारा पढ़ती थी, वो कम सिलेक्टेड पढ़ती थी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ती थी। तो हम दोनों, जैसे वो स्लो थी और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट थी, तो वो मुझको स्लो करती थी और मैं उसको फास्ट करती थी। तो एक हमने कंबाइंड स्टडी जो हमने करी ना, उसके कारण दोनों ही एक अच्छी पोजीशंस पे आए। इसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली मतलब अचानक से होता है ना कि सब कुछ बदल गया। मतलब जिस मिनी अग्रवाल को कोई नहीं जानता था। इवन मैं एक जॉइंट फैमिली में रही, 40 लोगों का परिवार है मेरा, 40, तो उसमें भी मतलब मैं इतना खुद को ऐसा फील करती थी कि मैं थी ही नहीं घर में। अचानक से मैं घर में भी हो गई, परिवार में भी हो गई, समाज में भी हो गई, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं एक कुछ नहीं से बहुत कुछ हो गई। मैंने एक कविता भी लिखी अपनी, जिंदगी के पन्नों को पीछे पलट के देखा तो लगा कहाँ थी जिंदगी और कहाँ आ गई। गुजरा हुआ वो पल था जो जहाँ खोने के लिए सिर्फ जीवन था और पाने के लिए सारा आसमान था, पाने के लिए सारा आसमान था। तो मतलब ये कविता मेरा जब सिलेक्शन हो गया, जब मैं एकेडमी में थी ट्रेनिंग में, तब लिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम से जीवन बदल गया। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद भी जब मैंने जर्नी करी तो बहुत सारी विपदाएं सामने खड़ी हुई थी। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भिंड में हुई, तो उसके बाद भी जैसे एज अ फीमेल मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो मैं अकेली फीमेल ऑफिसर थी वहाँ पर, और मेरा जो बाबू था मुझसे एक बार बोलता है, आपके उम्र की तो मेरी बेटी है, आपकी उम्र से तो बड़ी मेरी बेटी है। और मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ भी काम हो तो वो निकालता नहीं था, मतलब बेटा करके बात करना। आप फीमेल हो इसके कारण किसी की बेटी, या मतलब यार आप ऑफिसर हो तो आप मैम बोलो ना। जैसे कि मेरा एक मैं नाम नहीं लूंगी, एम्प्लॉय था, वो मुझे दीदी करके बोलने लगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑफिसर हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट हमेशा हमको छीननी पड़ी, क्योंकि जस्ट बिकॉज लोगों को आदत नहीं है कि एक फीमेल किसी पोस्ट पे आ जाए तो उसको एकदम झेल पाए। स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत सारी चीजें झेली है, लेकिन हाँ फिर भी स्टार्टिंग में ये चीजें रही कि एकदम कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि आपके ऊपर एक महिला आके बैठ जाती है। चेंजेस हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हैं, बट
फिर भी लोगों को और बदलना पड़ेगा कि हाँ, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें आज, पहले कहा जाता था कि महिला का काम है घर का काम करना और पुरुषों का काम है बाहर का काम। तो WTO की जो CEO है वो भी एक महिला है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों की भ्रांतियां, जब एक विश्व व्यापार संगठन की जो प्रमुख है वो एक महिला है, तो मतलब व्यापार करना सब कर सकते हैं। मतलब वो वही प्लानिंग लेवल पे भी एक महिला बैठी हुई है। तो ये धारणाएं तो टूटी हैं, लेकिन इन धारणाओं को ग्राउंड लेवल पे, मतलब भिंड जैसी जगह पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मेरा ये कहना है लोगों से, थोड़ी सी लोगों को हम मतलब एज अ फीमेल लीडिंग पोजीशन पे एक्सेप्ट करना सीखे। इसके बाद जैसे कि मैं ग्वालियर में भी पोस्टिंग रही, तो एज अ फीमेल आपको ये रहता है कि ये नहीं कर पाएगी। पिंड में रही तब भी ऐसा रहा कि ये नहीं कर पाएगी, बट खुद को साबित हमेशा करना पड़ता है। वो मुझे हमेशा लगता है क्यों यार, क्यों साबित करना है। जैसे बचपन में ऐसे सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है कि आप कितने भाई बहन हो, तो आप 4 बहनें हो। उसके बाद फिर आपके भाई है कि नहीं है, तो भाई नहीं है। तो मतलब एक दया शब्द जो रहा ना मेरे जीवन में, वो एक खराब चीज भी रही और वो एक अच्छी चीज भी रही, क्योंकि उसके कारण मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब मैं हमेशा से खुद को ऐसा साबित करना चाहती थी कि नहीं, मैं दया के पात्र तो बिल्कुल नहीं हूँ। जैसे कि लोग कहते थे कि ये जैसे रिजर्वेशन मिलेगा, तो स्टार्टिंग में मुझे इस शब्द से भी बहुत चिढ़ थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्कूल में भी हमेशा से ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। एक मतलब अदर एक्टिविटीज में भी मैं बहुत एक्टिव थी। इवन मैं डांस में अलग तरीके से चलती थी, बट फिर भी मैं डांस बहुत, मैं सिंगिंग भी, मतलब हर फील्ड में मैं रही हूँ। बट एक वो भी जैसे आप अच्छे मार्क्स भी ला रहे होंगे ना, तब भी ये कि हाँ अच्छा है, बेचारी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी। एक टाइम था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी, मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैंने मधुबाला और बहुत सारी स्केचेस बनाए, बिल्कुल ऐसा कि जैसा जो लोग जैसा है वैसा मैं स्केच बना लेती थी। बट एक बार मेरी फैमिली में किसी ने कहा कि अच्छा है, बेचारी इस फील्ड में इसमें कुछ कर लेगी। तो वो बेचारी के कारण मैंने वो बनाना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं ये बनूंगी तो मैं अच्छी नहीं बनूंगी। तो कुछ चीजें ऐसा भी रहा कि वो छोड़ना भी गलत रहा। मैं कविताएं लिखती थी, बट कविताओं में मुझे लगता था लोग पढ़ लेंगे, फिर मुझ पे दया करेंगे, तो मैं कविता लिख के फाड़ देती थी। तो कुछ चीजें ऐसी रही जो शायद समझ में नहीं आती थी, या लोगों ने बताया नहीं कि नहीं फाड़ना चाहिए। तो आज मेरे पास एक बहुत बड़ी बकेट लिस्ट, मतलब बहुत बड़ी एक लिस्ट होती, जिसमें मेरी बहुत सारी कविताएं होती, बहुत सारी स्केचेस होते, बट वो मैं लिख के फाड़ देती थी, या स्केचेस बनाना मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैं 18-19 साल की हुई, जब मैंने PMT दिया, उसके बाद PMT में भी ऐसा था, उस समय मेरा पैर मूव नहीं हो सकता था। मेरा 3 इयर्स का 3 साल तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि ये वो समय था जब मैं अपने इस कदर हार चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता होगा या नहीं होगा। शायद जीवन यही खत्म होने वाला था। बट फिर पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं चल सकती हूँ। तो अचानक मैंने बोला कि मम्मी मुझे वॉकर दो और मैं चल के देखती हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी हटा दी थी, सारी चीजें हटा दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा पेन था कि मतलब मैं हिम्मत हार चुकी थी। लेकिन फिर एकदम से पता नहीं, शायद ईश्वर ने चमत्कार किया और मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश करी। मैं अपने जियाजी के बारे में ये मेंशन करना चाहूंगी कि उन्होंने एक होता है कि एक अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं। उन्होंने मतलब ऐसे तरीके से मोटिवेट किया कि मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। मतलब ऐसा कि मेरी दीदी बड़ी दीदी बोलती थी कि ऐसा मत बोलो, नहीं तो वो आपसे नफरत करेगी। और सीरियसली मैं उनसे नफरत करती थी, बट वो बोलते थे कि नहीं, अगर इसका कुछ अच्छा हो सकता है तो बिल्कुल ये नफरत करे। तो वो मुझसे बोलते थे, मैं तेरे को चलना पड़ेगा, तुझे उठना पड़ेगा। मुझे इतना डर लगता था कि मैं पैर आगे नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि मेरे मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था। मतलब बहुत सारी चीजें रही। मुझे उठा के लेके जाया जाता था स्कूल में, तो मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे अंदर इतना ज्यादा डर था कि मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं एक कदम भी कैसे बढ़ाऊं। बट उन्होंने कहा नहीं, तुझे चलना पड़ेगा, जबरदस्ती। जैसे ब्लैक मूवी आपने देखी होगी, तो
उस मेरे को इतना, उसके बाद गुस्से में ही मैं, फिर बोलते थे कि तेरे को चाय बना के लानी पड़ेगी, तेरे को ये करना पड़ेगा। तो वो मुझे लेके गए थे अपने घर गुना में और इतना प्रेशर किया, और उसके कारण ही मैं कहीं ना कहीं चलने लगी। फिर मैंने सोचा मुझे पीएससी करना है, यूपीएससी आईएएस बनना है, बट चूंकि ग्वालियर में ही तैयारी करनी थी और मैं इंग्लिश मीडियम से थी, फिर इंग्लिश मीडियम का कोई स्कोप नहीं था। फिर मैंने हिंदी मीडियम चेंज करा। मेरी दीदी मुझको छोड़ने जाती थी। पहली बार मैंने तीसरी मंजिल चढ़ना, वो मुझे छोड़, मतलब मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा मुझे यहाँ तक लाने में। शायद अगर वो लोग नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं आ पाती। एक ये था कि मैं बहुत जिद्दी थी, बचपन से ही मैं बहुत जिद्दी हूँ। मतलब डैडी मुझे यही बोलते थे कि ये ना तुझे सबने बिगाड़ दिया है, और सच में मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मुझे सिर्फ उनको साबित करना था। मैं आपको प्रूफ, आप मेरे साथ ऐसा बोल रहे हो तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं अपने आप को बेचारी बताना बंद कर दे। जब तक आप खुद को बेचारी बताओगी या बेचारी मानोगी, तब तक आप किसी भी चीज को पा ही नहीं सकती। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमको बहुत सारे अधिकार संविधान ने दे दिए, विधान ने दे दिए, बहुत सारे कानून बन गए हैं, लेकिन एक चीज ये है कि आज भी यदि हम फीमेल्स की बात करें तो एज एन फीमेल हम किसी पद पे पहुंच गए हैं, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि हम 10 से 5 ही काम करेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इससे लोग हमारी क्षमताओं पे सवाल उठाते हैं। तो ये है कि हर व्यक्ति, अगर आपको कोई अगर आप किसी पोस्ट पर आए हैं तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना पड़ेगा। संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। तो इसीलिए आप अपनी राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज को ना भूलें। आपको यदि कोई काम दिया गया है तो उसको ईमानदारी के साथ करें। मैं ये मानती हूँ कि आपको आज डबल काम करना पड़ रहा है, मतलब आप घर भी संभाल रहे हो, आप बाहर भी संभाल रहे हो। तो इसके लिए फीमेल्स चूंकि बच्चों को एक शिक्षा दे रही है, तो वो अपनी बेटियों को हम ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बेटों को ये शिक्षा देना भूल जा रहे हैं कि उनको भी घर का काम करना पड़ेगा। बिकॉज वुमेन इज अ वुमेन इज नॉट अ सुपर वुमेन। वुमेन मतलब हम काली दुर्गा हमें बनना भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम इंसान ही ठीक है। तो अपने बेटों को हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो बेटों को ये सिखाएं कि उनको घर का काम आना चाहिए, उनको झाड़ू पोछा करना पड़े या नहीं करना पड़े, दैट डजंट मैटर, बट आना सबको चाहिए। क्योंकि कल कहीं ना कहीं इससे ये भी होगा कि आज से 10 साल बाद लोगों, मतलब स्पेशली वुमेन्स का विवाह जैसी संस्था पे विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि हम एक पद पे हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाए कि हम 10 बजे आके, 11 बजे आके, 12 बजे आके खाना बनाएं या ये सारा घर का भी काम करें, तो ये संभव नहीं है। तो बेटों को भी ये सिखाएं कि उन्हें भी ये सब आना चाहिए, और यदि बेटी घर का बाहर का काम कर सकती है तो बेटे भी घर का काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि दया शब्द जैसे मेरे जीवन का सबसे खराब शब्द भी रहा और सबसे अच्छा शब्द भी रहा, क्योंकि उससे मुझे एक बोलते ना हथौड़ा अपने शरीर पर पड़ रहा हो। दया जब दिखा रहे हो लोग कि नहीं, अपने को आगे बढ़ना है ताकि ये शब्द से पीछा छूट सके। तो खुद पे दया दिखाना या दूसरों से अपेक्षा करना कि वो आप पे दया दिखाए, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा जैसे कि मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची, बहुत सारी चीजें कही, लेकिन उन चीजों से मैंने अपने लिए एक आसमान खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, जब आप पे लोग पत्थर मारे तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप पत्थर खाएं और पीछे हट जाएं, और दूसरा रहता है उन्हीं पत्थरों से आप अपने लिए नींव खड़ी कर दें। तो आप उन्हीं पत्थर से अपने लिए नींव खड़ी करो, आप खुद को साबित करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद जो आपको मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, आज से यदि मैं अपने 8 इयर्स बैक की ही जाती हूँ तो मुझे लगता है मतलब कहाँ थी जिंदगी, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास खोने के लिए। मतलब ऐसा था कि मेरा जीवन सिर्फ एक पलंग था, और आज मैं एक मुकाम पर हूँ। मैं खुद, मेरी भावनाएं, मेरे विचार अहमियत रखते हैं, उस वक्त अहमियत नहीं रखते थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी लोग किसी न किसी तरीके से इस स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे। और थैंक्स कहना चाहूंगी हिम्मत वाली लड़कियों को कि ये फर्स्ट इंटरव्यू मेरा आया। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा नहीं बोला, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं बता सकूं अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और एक चीज जब हम वाइंड अप करने के कर रहे हैं, एक चीज और कहूंगी कि
कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बोले कि बंदे में दम था, कि बंदी में दम था। थैंक यू सो मच।